क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन होता है? वह इंसान जो खुद अपनी कब्र खोदता है। लेकिन कैसे? अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बातें दूसरों को बताकर। हर दोस्त सच्चा नहीं होता, हर रिश्तेदार शुभचिंतक नहीं होता, और हर इंसान तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा होता है। परिवार की समस्याएं दूसरों को बताते हो तो वे उसे कैसे लेते हैं? तुम्हें लगता है कि वे सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन असल में उनकी आंखों में तुम्हारा परिवार अब एक चर्चा का विषय बन जाता है। घर में झगड़े हर किसी के होते हैं, माता पिता के बीच बहस आम बात है, भाई बहनों में अनबन होती रहती है। लेकिन जब तुम इन बातों को बाहर ले जाकर दूसरों को सुनाते हो तो तुमने खुद ही अपने परिवार की इज्जत को लोगों की गपशप का हिस्सा बना दिया। जब तुम अपनी फैमिली की समस्याएं दूसरों को बताते हो तो क्या होता है? लोग सहानुभूति नहीं, गपशप ढूंढते हैं। सामने वाला तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेगा, सिर हिलाएगा, तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हें समझ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुम्हारे परिवार को जज कर रहा होगा। अगले ही पल वह ये बात अपने किसी और दोस्त को बताएगा, और देखते ही देखते तुम्हारे घर की बातें पूरे मोहल्ले या ऑफिस में चर्चा का विषय बन जाएंगी। लोग तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन जब भी तुम्हारे घर का जिक्र आएगा वे तुम्हारी समस्याओं को याद करेंगे, न कि तुम्हारे अच्छे गुणों को। लोग तुम्हारी परेशानियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मान लो तुमने किसी से कहा कि तुम्हारे माता पिता के बीच झगड़ा हुआ था, आर्थिक परेशानी चल रही है, या घर में किसी बात पर तनाव है। कुछ समय बाद जब तुम किसी काम के लिए लोगों के पास जाओगे तो वे तुम्हारी कमजोरी को भुनाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें उसी नजर से देखने लगेंगे और हो सकता है तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करें जैसा वे एक कमजोर इंसान के साथ करते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब बार बार लोग तुम्हारे घर की परेशानियों के बारे में सवाल करने लगते हैं तो तुम खुद को भी उसी नजरिए से देखने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा परिवार सचमुच परेशानियों से भरा हुआ है, और तुम किसी को भी अपनी सफलता या खुशियों के बारे में बताने में हिचकिचाने लगते हो। यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। तो क्या करना चाहिए? जो भी समस्या है उसे घर में ही हल करो। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार की निजी बातें बताने से बचो। अगर कभी कोई परेशानी बढ़ भी जाए तो उसे सुलझाने के लिए केवल उन लोगों से सलाह लो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताओ। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारी तकलीफ समझता है, तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन सच यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी परेशानियों को सचमुच दिल से महसूस करें। ज्यादातर लोग बस तुम्हारी कमजोरी को याद रखते हैं और किसी न किसी मौके पर तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने किसी को अपनी कमजोरी बता दी तो क्या होगा? लोग तुम्हारी कहानियां नहीं, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं। जब तुम किसी से कहते हो कि तुम डिप्रेशन में हो, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम बहुत रोए, तुम हिम्मत हार चुके हो, तो सामने वाला सिर हिलाएगा। हो सकता है कि वह कुछ अच्छे शब्द बोले, लेकिन हकीकत यह है कि उसके दिमाग में अब तुम्हारी वही छवि बन चुकी है, एक कमजोर इंसान की। कुछ दिनों बाद जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो यही लोग तुम्हें फिर से तुम्हारी कमजोरी याद दिलाएंगे। अरे तू तो वही है ना जो उस दिन रो रहा था, यार तुझसे कुछ नहीं होगा। वे तुम्हें हमेशा तुम्हारी पिछली तकलीफों से जोड़कर देखने लगते हैं और तुम्हें कभी भी एक मजबूत इंसान के रूप में नहीं देख पाते। लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाने लगते हैं। आज तुमने अपनी बातें बताई, कोई कहेगा पता है कल रात ये रो रहा था। कुछ लोग इसे मजाक बनाएंगे, इतना सेंटी क्यों हो रहा है भाई, लड़कियों की तरह। कुछ इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसको तो बस बहाने बनाने आते हैं, मेहनत नहीं करनी। तुमने अपने दिल का दर्द बांटा था, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ ताने और मजाक। दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को पहचानती है। पहले, जो मजबूत हैं, जिनसे लोग डरते हैं,
और उनका सम्मान करते हैं। दूसरे जो कमजोर हैं, जिनका लोग फायदा उठाते हैं और जिनका मजाक उड़ाते हैं। जो सचमुच तुम्हारे अपने होते हैं, वे बिना बताए भी तुम्हारी तकलीफ समझ जाते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त, सच्चा परिवार या तुम्हारा अपना है तो उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह तुम्हारी आंखों में ही सब कुछ पढ़ लेगा। और जो लोग तुम्हें बार बार अपनी तकलीफें बताने पर मजबूर कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपनी परेशानियों को अपने तक रखो। जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो लिखो, लेकिन किसी को मत बताओ। कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो तो उसे अपने काम में बदल दो, एक नई सीख की तरह। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तब उन्हें अपने काम से जवाब दो, न कि अपनी तकलीफें बताकर। तीसरी बात, अपनी आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। आज के दौर में पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी ताकत को दर्शाता है। लोगों की नजर में तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे अपनी आर्थिक स्थिति दूसरों को बताते फिरते हैं। अगर तुमने अपने दोस्तों या सहकर्मियों को बता दिया कि तुम अच्छी खासी कमाई कर रहे हो, तो देखना अचानक से लोग तुम्हें ज्यादा प्यार दिखाने लगेंगे। दोस्त हमेशा पार्टी मांगेंगे, उधार लेने के बहाने ढूंढेंगे। लोग तुमसे गिफ्ट और मदद की उम्मीद करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने एक बार किसी की मदद कर दी तो अगली बार जब तुम मना करोगे, लोग तुम्हें घमंडी कहना शुरू कर देंगे। याद रखना, लोग तुम्हारी दरिया दिली की कद्र नहीं करेंगे, बल्कि उसे तुम्हारी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे आसपास इसलिए रह रहे हैं क्योंकि तुम अमीर हो, वही लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब तुमसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुमने बताया कि तुम गरीब हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब सोचो, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम्हारी सैलरी कम है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा? शुरुआत में लोग सहानुभूति दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे वे तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अगर तुम किसी रिश्ते या नौकरी में हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। गरीब की बातें कोई नहीं सुनता, उसकी तकलीफों पर सिर्फ हंसी उड़ाई जाती है। अगर तुमने खुद दुनिया को अपनी गरीबी बताई तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे, बल्कि वे तुम्हें और कमजोर समझेंगे। दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जिसकी जेब भरी होती है। ये सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन यही हकीकत है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, तुम्हारी हर बात को महत्व देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी जेब खाली होती है, तुम्हारा महत्व भी खत्म हो जाता है। इसलिए अगर तुम अमीर हो तो चुप रहो और अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। अगर तुम गरीब हो तो भी चुप रहो और मेहनत करो। दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम किस स्थिति में हो, क्योंकि दुनिया को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। पैसे की बातें सिर्फ बैंक से करो, दुनिया से नहीं। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा पर्सनल सीक्रेट है। यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बैंक के बीच की बात होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करो, सेव करो, लेकिन किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो खुद को मजबूत बनाओ और मेहनत से कमाने की कोशिश करो, लेकिन किसी से शिकायत मत करो। चौथी बात, अपने दोस्तों के राज किसी को मत बताओ। भरोसा सबसे कीमती चीज होती है और एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और साथ वक्त बिताने का नाम नहीं है। असली दोस्ती तब साबित होती है जब कोई इंसान तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी बात बताता है और तुम उस भरोसे को बनाए रखते हो। लेकिन अगर तुमने अपने दोस्त के राज किसी और को बता दिए तो समझो कि तुमने अपनी दोस्ती के रिश्ते को खत्म कर दिया। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वे मजे मजे में या किसी और पर भरोसा करके अपने दोस्तों के सीक्रेट दूसरों को बता देते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की छवि भी बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम पर भरोसा किया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी और पर भी करेगा। जब कोई इंसान तुम्हें अपना सबसे गहरा राज बताता है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सौंपा है। लेकिन अगर तुमने वह राज किसी और को बता दिया तो तुमने सिर्फ अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद को भी एक गैर जिम्मेदार इंसान साबित कर दिया।
तुम्हें लगता है कि बस एक दोस्त को बता देने में क्या जाता है, लेकिन यही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। आज तुमने किसी और को बताया, कल वह किसी और को बताएगा, और फिर धीरे धीरे यह बात पूरे सर्कल में फैल जाएगी। जब वह दोस्त जिसने तुम पर भरोसा किया था यह जान जाएगा कि उसका राज अब सबको पता है, तो क्या होगा? वह तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और शायद तुमसे दोस्ती भी खत्म कर ले। टूटे हुए भरोसे की कीमत बहुत भारी होती है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन होता है। आज तुमने किसी को अपने दोस्त का राज बता दिया, कल जब तुम्हें किसी की जरूरत होगी तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। तुम्हारा दोस्त भले ही बाहर से कुछ न कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे हमेशा दूर हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी छवि एक ऐसे इंसान की बन जाएगी जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना है। सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उनकी प्राइवेसी को बनाए रखते हैं और उनके राजों को अपने तक ही रखते हैं। अगर तुम अपने दोस्त की इज्जत नहीं कर सकते तो दोस्ती का दावा करना भी बेकार है। अगर तुमने अपने दोस्त के सीक्रेट किसी और को बताया तो एक दिन तुम्हारे सीक्रेट भी जाहिर हो जाएंगे। यह दुनिया एक गोल चक्कर की तरह है। अगर तुमने किसी का राज खोला तो एक दिन कोई तुम्हारा भी खोलेगा। जब तुमने किसी और का भरोसा तोड़ा तो सोचो, क्या लोग तुम पर भरोसा करेंगे? जब तुम्हारी भी कोई गहरी बात दुनिया के सामने आ जाएगी तो तुम कैसा महसूस करोगे? इसलिए दूसरों के राज्यों को संभाल कर रखो ताकि तुम्हारा भी सम्मान बना रहे। 5वीं बात, अपने काम से जुड़ी परेशानियों को किसी को मत बताओ। दफ्तर एक रणभूमि है। यहां कमजोरियों को सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर समझा जाता है। कामकाजी जीवन में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कभी नौकरी का दबाव, कभी बॉस की नाराजगी, कभी प्रमोशन न मिल पाने की तकलीफ। लेकिन क्या यह सही होगा कि तुम अपनी पेशेवर परेशानियों को अपने सहकर्मियों या दोस्तों से साझा करो? अगर तुम ऐसा करते हो तो जान लो कि यह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिस में दोस्त नहीं सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं। दफ्तर में हर इंसान अपनी जगह मजबूत करने के लिए आया है। अगर तुमने अपने करियर की किसी परेशानी को किसी सहकर्मी से साझा किया तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे साथ सहानुभूति रखेगा। वह शायद सिर हिलाए, तुम्हारी बातें ध्यान से सुने, लेकिन हो सकता है कि बाद में वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे। तुम्हारा बॉस तुम्हें एक मजबूत इंसान समझता है, लेकिन अगर तुम्हारे संघर्ष उसके कानों तक पहुंच गए तो क्या होगा? वह तुम्हें एक कमजोर कड़ी समझ सकता है और तुम्हारे प्रमोशन के रास्ते बंद कर सकता है। सहानुभूति के पीछे छिपी चालाकी को पहचानो। जब तुम अपनी तकलीफें किसी को बताते हो तो वह 2 तरह से प्रतिक्रिया देगा। या तो वह तुम्हें सांत्वना देगा और कहेगा, हाँ भाई, मैं समझ सकता हूं, या फिर अंदर ही अंदर सोचेगा, चलो इसे अगर और कमजोर किया जाए तो मुझे फायदा मिलेगा। तुम सोच रहे हो कि तुमने किसी को अपने संघर्ष के बारे में बताया और वह समझेगा, लेकिन असल में तुमने उसे अपने खिलाफ एक हथियार दे दिया। ऑफिस की राजनीति से बचना है तो चुप रहना सीखो। अगर तुमने बताया कि तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज रहता है तो अगला इंसान तुम्हारे बॉस के पास जाकर तुम्हारी इमेज और भी खराब कर सकता है। अगर तुमने बताया कि तुम्हें अपनी सैलरी कम लगती है तो लोग सोचेंगे कि तुम नौकरी छोड़ सकते हो और कोई दूसरा तुम्हारी जगह लेने की प्लानिंग शुरू कर देगा। अगर तुमने कहा कि तुम्हें काम में समस्या आ रही है तो अगला इंसान बॉस से जाकर बोलेगा, सर, मैं इस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं। सिर्फ अपनी मेहनत और रिजल्ट दिखाओ, तकलीफें नहीं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो मजबूत दिखता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बिना कुछ बोले अपने काम से उसे इंप्रेस करो। अगर तुमने अपनी परेशानियों को दूसरों से शेयर करना छोड़ दिया तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। सपने पूरे करने हैं या दुनिया को दिखाने हैं? हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जब तक तुम अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल लेते, दुनिया तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं करती। जब तुम अपने बड़े सपने किसी को बताते हो
तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग कहते हैं, ये तो नामुमकिन है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तुम कैसे करोगे? यार, ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके शब्दों में तुम्हारे लिए ज्यादा शक और कम भरोसा होता है। नजर लग जाती है भाई। नजर सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये असल में लोगों की मानसिकता का प्रतिबिंब है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तो बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो, क्योंकि अगर तुम सफल हो गए तो उनकी औकात छोटी लगने लगेगी। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो तुम बदल जाओगे और उनसे दूर हो जाओगे। यही कारण है कि अक्सर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर सिर हिलाया और बोला, अरे वाह, कमाल का आइडिया है। लेकिन कुछ महीनों बाद तुम्हें पता चलता है कि उसी इंसान ने तुम्हारे आइडिया को चुराकर अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचा। इसीलिए जब तक तुम्हारी प्लानिंग हकीकत में न बदल जाए, तब तक किसी को मत बताओ। दुनिया बहुत चालाक है, यहां लोगों की नीयत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जब तक सफलता न मिले तब तक चुप रहो। सच्ची सफलता तब दिखती है जब लोग तुम्हारे बारे में खुद बातें करने लगें। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो चुपचाप लिखते रहो और एक दिन किताब छपवाकर ही लोगों को बताओ। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले उसे सफल बनाओ, फिर दुनिया को दिखाओ। अगर तुम जिम जा रहे हो तो पहले बॉडी बनाओ, फिर लोग खुद कहेंगे, भाई क्या बॉडी बना ली। जब सफलता सामने आएगी तो लोग खुद नोटिस करेंगे। तब तक शांत रहो और मेहनत करो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे सपनों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम्हारी सफलता पर तालियां जरूर बजाएगी। 7वीं बात, अपनी पुरानी गलतियां किसी को मत बताओ। क्या लोग तुम्हें माफ करेंगे या तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियां बन जाएंगी? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत फैसले जरूर होते हैं। कोई बिजनेस में फेल हुआ, किसी ने गलत इंसान पर भरोसा किया, किसी ने गलत रास्ता चुना। लेकिन क्या यह सही है कि तुम अपनी गलतियों को दूसरों को बताओ? तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें समझेंगे, सहानुभूति देंगे, लेकिन असल में ये दुनिया तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करती, बल्कि उन्हें तुम्हारी पहचान बना देती है। लोग तुम्हें कभी तुम्हारी गलतियों से अलग नहीं देखेंगे। मान लो तुमने एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह फ्लॉप हो गया। तुमने अपनी असफलता की कहानी किसी दोस्त को बताई, उसने ध्यान से सुनी, सहानुभूति भी जताई। लेकिन जब अगली बार तुम कोई नया बिजनेस शुरू करोगे तो वही दोस्त कहेगा, यार पिछली बार भी तूने ट्राई किया था, क्या गारंटी है कि इस बार सफल होगा? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी नई कोशिशों पर ध्यान देंगे, लेकिन वे हमेशा तुम्हें तुम्हारी पुरानी असफलताओं से जोड़कर देखते हैं। लोग तुम्हारी गलतियों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। अगर तुमने किसी को यह बता दिया कि तुम कभी बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए थे, तो वह क्या करेगा? शायद वह तुम्हारी बातों पर हंसे नहीं, लेकिन वह तुम्हें एक कमजोर इंसान समझने लगेगा। तुम्हारी गलतियां ही तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। अगर किसी ने कभी ड्रग्स लिए हों या कोई गलत रास्ता चुना हो और उसने यह बात किसी को बता दी, तो लोग उसे हमेशा उसी नजर से देखेंगे। तुम्हारी गलतियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम्हारी गलतियां ही तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। 8वीं बात, अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी को मत बताओ। क्या दुनिया तुम्हारी ताकत की इज्जत करेगी या उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो उसे दूसरों से अलग और मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, कुछ में जबरदस्त धैर्य और सहन शक्ति होती है, कुछ को किसी भी परिस्थिति में खुद को संभालने की कला आती है, कुछ के पास जबरदस्त कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी को बतानी चाहिए? अगर तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी को बता दी, तो लोग उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। मान लो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम कभी गुस्सा नहीं करते। अगर किसी ने यह जान लिया कि तुम कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोते, तो वह क्या करेगा? वह बार बार तुम्हारी परीक्षा लेगा। वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेगा।
क्योंकि उसे पता है कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे। अगर तुम्हारी ताकत यह है कि तुम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हो, तो लोग क्या करेंगे? वे अपनी सारी समस्याएं तुम पर डाल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कभी हार नहीं मानते। वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे, क्योंकि तुम्हें आदत है हर चीज को खुद संभालने की। अगर दुनिया को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पता चल जाए, तो लोग उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता, तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को संकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है।
ये बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं, मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता।
वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई।
सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते, हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है, उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार एक महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य महात्मा से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या यह जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं, हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो, तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ भी मिलेगा, और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो, तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? यह कोई नहीं जानता। तुम्हारा आज तुम्हारे पास है, इसलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि यह समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस पर शिष्य कहता है, पर है गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है, धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति था, जिसका सबल नाम का एक बेटा भी था, और उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद वह भाग जाता, और घर पर भी वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब सबल अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता, तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था, और यह बात उसके पिता धर्मपाल को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण धर्मपाल अत्यधिक चिंतित रहता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे सबल को कैसे समझाए
कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए। देखते ही देखते समय बीत गया और वह धर्मपाल बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र हो चुकी थी और अब उसे यह चिंता सताने लगी थी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा, उसे कौन समझाए कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने बेटे सबल से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को खाने के वक्त धर्मपाल अपने बेटे सबल को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और न जाने कब मेरा अंतिम समय भी आ जाए। फिर मेरे बाद इस काम को कौन देखेगा, कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लो और मेरा सारा कारोबार आज से तुम संभाल लो। धर्मपाल के मुख से यह सारी बातें सुनकर उनका बेटा सबल थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी आगे उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल भी मिलेंगे। इससे सबल थोड़ा सा क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूं, वहां रहता हूं, वहां की देखभाल करता हूं, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूं। तो क्या यह सब कार्य नहीं है? क्या इन सबको कार्य नहीं कहते? और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहां जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए देखा है, लेकिन तुम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी तो ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर सबल शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाएगी। और तब ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला होगा। कल को यदि हम ना रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूं। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन, लगन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसीलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर सबल के पिता धर्मपाल वहां से चले गए और सबल भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी सबल अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद सबल पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वह रात रात तक जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वह हर कार्य को पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी सबल कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था।
क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। इस कारण से सबल कुछ भी होता नहीं था। सबल ने कुछ सीखा ही नहीं था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और सबल जिन मित्रों के साथ घूमा करता, बातें किया करता, वह भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे और किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सके। समय बीतता गया। अब जब वह एक साथ मिलकर बातें करते तो वे सभी केवल अपने कामों की ही बात किया करते थे, लेकिन वहां पर सबल बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, जिस कारण से सबल वहां से क्रोधित होकर वापस चला जाता और अब उसे पछतावा होता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं और वह अब भी वहीं का वहीं है। सबल ने तय किया कि अब से वह खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वह अपने कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन से सबल ने खेतों में जाना शुरू किया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया, लेकिन उसने तो पहले कभी किसी कार्य को किया ही नहीं था, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था जरेनिया कि वह क्या करें, कैसे करें। जिस कारण निराश होकर सबल वापस घर लौट आता है और रात के बाद वह अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। वे सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं अकेला हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। यह सोचकर वह अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। सबल ने अपने पिता की एक भी बातों पर अमल नहीं किया था और यही वजह थी कि आज वह बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। सबल रात रात भर यूं ही सोचा करता, परेशान रहता, चिंतित रहता और जब सुबह होती तो वह खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता, लेकिन सबल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने घर पर बैठकर इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, मैं जरूर कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूं उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन सबल यह तय करता है कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूं। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। सबल ने अगले दिन सुबह से ही अपने खेत पर जाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जैसा जैसा उसे बताया गया था उसने ठीक वैसा ही किया। सबल ने खूब मेहनत की। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वह उसे किसी से पूछ लेता था और फिर उस पर कार्य करता था। धीरे धीरे सबल ने मेहनत की महत्वता को समझ लिया था, समय की महत्वता को समझ लिया था। वह धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ वह आगे भी बढ़ने लगा। इतना कहकर उन महात्मा ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते यदि सबल ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात मान ली होती तो वह पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते, लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट गया, हार गया, तब उसे अपने पिता की याद आने पर पछतावा हुआ। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे उस गलती को सुधारना चाहिए। यदि सबल ने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। उन महात्मा के मुख से यह कहानी सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे वह महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए।
अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। इतना कहकर वह महात्मा